जय भीम। पुनश्च जय भीम। जोर से बोलो भाइयों, दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जय 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 भीम। तथागत गौतम बुद्ध शांति के अग्रदूत, तमाम परिवर्तनवादी महापुरुषों के विचारों का मेरा प्रथम था विनम्र अभिवादन। मंच पर विराजमान इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामशप रत्न आदरणीय सुलेखचंद जी, साथ ही साथ राष्ट्रीय कैबिनेट भिक्खू बंते जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय वामशप, अभी पीच में उपस्थित हुए वीपी अशोक सर जी, सभागृह में उपस्थित भाइयों और एक छोड़ को सभी मेरे बहनों, साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे सामने, देश के सामने अंबेडकरवादी भारत 2047 क्यों रखा है। मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि इस विषय पर गहन अध्ययन से हम क्यों चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि 2047 में हम भारत का संविधान 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो इस विषय पर मुख्य टॉपिक पर मैं 2 बिंदुओं पर फोकस करना चाहता हूं। भारत का संविधान जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया, भारतीय समाज को एक समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के सिद्धांतों के आधार पर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। साथियों, 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए 100 साल पूरे करेगा, तब अंबेडकरवादी दृष्टिकोण से एक ऐसा भारत देखने की कल्पना की जा सकती है जो सशक्त भारत, समान और न्यायपूर्ण समाज के रूप में विकसित होगा। तो सामाजिक समानता का विकास करने के लिए हमें आगे जाना चाहिए। तो भारत में जो जातिवाद है, वो सामाजिक भेदभाव है, उस समाप्ति की पूरी हो सकती है। साथियों, आज तक, प्राचीन काल तक जो हमारे देश में जो मनुवाद है, जो चल रहा है, वो जातिवाद 2047 में नहीं दिखेगा। 2047 एक ऐसा वर्ष आएगा कि समानता का, भाईचारा का विचारधारा सफल होगी और संविधान में समानता के अधिकार पूरी तरह से लागू करने का परिणाम स्वरूप उच्च जातियों और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों जातियों के तीव्र का धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। ये 2047 का भारत हमें दिखाई देगा। तो साथियों, शिक्षा और जागरूकता, आर्थिक न्याय, अध्यक्ष जी ने उद्घाटन के तौर पर इस विषय पर बात की है। तो मैं एक 2 बिंदु पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि साथियों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमें अगर सशक्त बनाना है, हमें अगर सही दिशा में जाना है, तो हमें वामशप की ओर से जो महिला का संगठन है वो सशक्त करना होगा। महिलाओं को बदलाव लाने के लिए हमें उस विषय पर जोर देने का जरूरत है, क्योंकि 2047 के अंबेडकरवादी भारत में, भारत के निर्माण करने के लिए वामशप का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। वामशप की मूल विचारधारा सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और संविधान की रक्षा पर आधारित है, जो डॉक्टर अंबेडकर के
सपनों के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा रोल क्या होगा? तो साथियों, सबसे पहले वामशेप को सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। संविधान, मौलिक अधिकारों, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण देना चाहिए, कैडर कैंप लेना चाहिए, शिविर का आयोजन करना चाहिए, अध्ययन और वर्ग वैचारिक कार्यक्रम का आयोजित कर बहुजन समाज को पुनः संगठित करना होगा। हमारे महिला भाइयों बहन को पुनः संगठित करना होगा और इसे सांस्कृतिक बदलाव के दिशा में जाना होगा। हमें सांस्कृतिक बदलाव भी करना चाहिए। सांस्कृतिक जो संस्कृति है वो संस्कृति सिखाने में तथागत बुद्ध की दिशा में हमें जाना चाहिए। तो दूसरा बिंदु यह है मेरा कि बहुजन एकता को मजबूत करना वामशेप की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को जाति उपजाति से ऊपर उठाकर साझा संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। यही अम्बेडकरवादी आंदोलन की ताकत बनेगा। तो हमें इस दिशा पे काम करना है। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष साहब ने एक बहुत बड़ा ड्रीम आपके सामने रखा है। 6 साल से उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इम्प्लीमेशन का, अब वक्त आ गया अमल करने का। जैसे कि 2023 में माननीय अध्यक्ष साहब के उपस्थिति में नेशनल अधिवेशन में बेटी का स्कूल खड़ा करने के लिए नांदेड़ के पवित्र भूमि पर माननीय अध्यक्ष साहब ने अपने हाथों से बोधि वृक्ष लगाकर उसका भूमि पूजन किया है। साथियों, अभी वक्त आया है वो साथियों को साथ देने का। हम महाराष्ट्र आपके साथ कभी भी खड़ा है, पहले भी था, आगे भी महाराष्ट्र आपके राष्ट्रीय कैबिनेट के साथ खड़ा है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। साथियों, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत से काम लेना और आगे चलना, सब हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र, फिर से मैं आभार दोबारा बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र आपके साथ कभी भी है और वाम के पूरे साथी आपके साथ है। साथियों, वामशेप को संविधान मूल्य की रक्षण हेतु सतत संघर्ष करना चाहिए। जो वामशेप का संविधान है, जो हमारा संविधान है, वो संविधान संघर्ष करने के लिए सतत संघर्ष करना चाहिए। संविधान विरोधी जो ताकत निर्माण हो जा रही है, साथियों आपको पता होगा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यूजीसी के बारे में मुझे थोड़ी कुछ जानकारी है। जो नेशनल NEP 20,000 नेशनल जो धोरण है, नेशनल शैक्षणिक धोरण 2020, हम आरक्षण के लिए यहाँ लड़ रहे, लेकिन वहाँ आरक्षण खत्म करने की रणनीति बनानी जा रही है। इसकी युवा रचना की जा रही है कि धीरे धीरे जो हमारे दलित, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो आरक्षण के बलबूते पर काम कर रहे हैं, जो नौकरी लगे है, वो धीरे धीरे उसको घर में बिठाने की योजना वो NEP 2020 में चल रहे, इसमें भी हमें चिंतन करना होगा। तो साथियों, अंततः संविधान विरोधी जो ताकत खड़ी हो रही है, जातीयवाद और भेदभाव के खिलाफ वैचारिक और लोकतांत्रिक आंदोलन चलाना जरूरी है। यही वामशेप का महत्वपूर्ण रोल है। वामशेप को अंत में मैं इतना ही कहता हूँ, वामशेप को नेतृत्व निर्माण करने के ध्यान देना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। हर स्टेट में नेतृत्व खड़ा करना चाहिए, हर जिला में नेतृत्व खड़ा करना चाहिए, ताकि शिक्षित, संवेदनशील और वैचारिक रूप से मजबूत नेतृत्व उभा सके। यही प्रयास 2047 तक एक सशक्त भारत, समान और अम्बेडकरवादी भारत की नींव हम रखेंगे और इसके हम साथ देकर सब सफल हो गए। इतना मैं कहता हूँ। साथियों, 12 टॉपिक दिए हैं, 12 टॉपिक में से 6 टॉपिक पर मैंने रिसर्च करके रखा है। 6 टॉपिक पर, उसमें से दो टॉपिक मैंने माननीय अध्यक्ष साहब जी के व्हाट्सएप पर भेज दिया है। उसमें का एक है
भारतीय महिला, जो भारतीय महिला है उसका शिक्षित महिलाएं शिक्षक है, उनका वामसेप में क्या रोल होना चाहिए, इस विषय पर समाज शास्त्रीय अध्ययन करके मैंने मान्यवर साहब को भेज दिया। तो साथियों, फिर से मैं आपको चेतना देना चाहता हूँ, एक विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मान्यवर अध्यक्ष साहब को साथ दिए और बेटी का ड्रीम खड़ा करने के लिए आप सफल होंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत। इस अधिवेशन को ऐतिहासिक महत्व है। आज मुझे भारत के दो महान क्रांतिकारों के नंबर 1 महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के दृष्टिकोण पर बोलने का अवसर मिला है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में ही यह पहचान लिया था कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पंक्तियों में कहा था, विद्या विना मति गेली, मति विना गति गेली, गति विना गति गेली, विद्या विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र कचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। शिक्षा के अभाव में बुद्धि गई, बुद्धि के अभाव में नैतिकता गई और नैतिकता के अभाव में विकास रुक गया। फुले जी का मानना था कि शिक्षा के केवल साक्षरता नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति का साधन है। उन्होंने हाशिए पर खड़े वर्गों और महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान ही शोषण के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। इसी वैचारिक विरासत को डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। बाबा साहब के लिए शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक समानता प्राप्त करने का जरिया थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के विचार तर्क करने की शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। उनका जोर किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी पर था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को समाज के अंतिम तक पहुंचना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। फुले और आम्बेडकर दोनों का मानना था कि शिक्षा सामाजिक क्रांति की कुंजी है। जहाँ फुले जी ने शिक्षा के माध्यम से अज्ञानता के अंधकार को मिटाया, वही बाबा साहब ने शिक्षा को संवैधानिक अधिकारों और मानवीय गरिमा का आधार बनाया। आज हमें आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को केवल किताबों तक सीमित न रखें बल्कि एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहाँ शिक्षा समावेशी हो, व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर मिले। हाजी, पिछले 5 दशकों से वामसेप एवं बेटी निरंतर इसी कड़ी को साकार करने का संकल्प लिया है।
धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय फुले, जय संविधान, जय प्रभुत्ववाद। संविधान में जिसने आत्मा भरी, संविधान में जिसने आत्मा भरी, न्याय समता की नींव जो धरी, संविधान में जिसने आत्मा भरी, न्याय समता की नींव जो धरी, हर शोषित को आवाज मिला, हर शोषित को आवाज मिला। जब कलम मेरे भीमराव की चली, मेरी भीमराव की चली, मेरी भीमराव की चली। सम्मानित साथियों, सबको जय भीम, जय भीम। मंच पर उपस्थित सम्माननीय आदरणीय सुलेखचंद जी, महाराष्ट्र से सोन कामले जी, आसम परिवार जी तथा हमारी सभी राष्ट्रीय टीम और अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी प्रांत अध्यक्ष और उनके सहयोगी, आप लोग इतने दूर से यहाँ पर इसलिए आए हैं कि वह शक्ति हमारे सब में है और वह जो भीमराव अंबेडकर जी ने हमें शक्ति प्रदान की है। मित्रों, आज जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, इस अधिवेशन में जो अलग अलग प्रांतों से जो प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए हैं, हर एक के मन में एक मशाल जल रही है और वो मशाल है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें बताई है, वह है समानता की, समता की। क्योंकि न्याय और समता अगर हमें कहीं मिलती है तो वह है हमारा संविधान, और उस संविधान को लिखने का महान कार्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया था। और इस महान नेता के विचारों को लेकर जो हमारा अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय नेता इन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर इस अधिवेशन में अपने मतों को व्यक्त करने के लिए, हमें चर्चा करने के लिए कहा है। उस अधिवेशन में से एक विषय रखा है उन्होंने, नौकरियां और पद आबादी के अनुपात में। आप जानते हैं हमें 1947 में आजादी मिली और उस समय हमें सर्वसामान्य लोगों, जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इन लोगों को पता ही नहीं था, और वह अधिकार हमें 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के कारण हमें वो प्राप्त हुआ है। और तभी से हमें हर क्षेत्र में आरक्षण के नाम पर, हमारे बलबूते के नाम पर हमें वह हमारा हक मिला जो कई सदियों से हमें नहीं मिला था, और वह हक केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के कारण हमें वह हक मिला है। और वह दिन था 26 जनवरी 1950, और तब से लेकर आज तक यानी 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, उस संविधान में जो हमें हक मिले थे, उस हक को हमें कम कुछ ज्यादा कुछ मात्राओं में हर जगह पर हमें नौकरियों का आनंद हम ले रहे थे। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी कि हम नौकरियों के कारण हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो रोजमर्रा के जीवन की, जो हमारे जो खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को हमने छीन कर लिया है और 2014 तक हमने इसे बरकरार रखा है। किंतु 2014 के बाद हम सब लोग जानते हैं क्या गतिविधियां हुई, और उस गतिविधियों के कारण तभी से हमारी इस नींव को सुराग शुरू हो गया। और वह ये जो छोटा सा सुराग है वह आप जानते हैं किसने लगाया है, और वह स्थितियां हमारी धीरे धीरे परिवर्तन करते गई। और इतना ही नहीं, आज हम जानते हैं कि 2025 में हमारी अवस्था क्या हो रही है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, अलग अलग इस योजनाओं के नाम पर हमारी इस नौकरियों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। आप जानते हैं कल का जो हमारे भारत का जो बजट है, वह उस बजट में केवल 35 लाख करोड़ का आय है, और हमारे भारत का खर्चा लगभग 60,000 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है। सोचिए इतना बड़ा ऊपर का रुपया कहां से आने वाला है। ये कहीं और से नहीं,
बल्कि ये विदेश का कर्जा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब यहां पर यह सरकार स्थापित हुई उस समय भारत पर 35,000 करोड़ का कर्जा था, आज वही 1.25 लाख का कर्जा हो गया है। और ऊपर से हमारी ये जो नौकरियां हैं वह नौकरियां कहां से कहां जा रही है आप जानते हैं मित्रों। और आज की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ऐसी हालत हुई है कि निजीकरण हर क्षेत्र में हो रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी ये सब अपने गले में डाल रहे हैं। मैं एक कर्मचारी हूं, एम्प्लॉय हूं, और मुझे पता है कि मैं हर साल जो मेरी आय आती है उस आय पर मैं कितना इनकम टैक्स देता हूं। और वही जो ये इतने बड़े बड़े व्यापारी है जिसका मैंने अभी नाम लिया, उन लोगों की ये जो इनकम टैक्स भरनी होती है वो उनको माफ किया जाता है। ये हमारी नीतियां चल रही है। सोचो मित्रों कि आज हमारे इस समय में हमारी स्थितियां क्या हो रही है, और हम जाति में, वर्ग में अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं, और हम आज भी कुछ मात्रा में सोए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये हमारी जड़ थी। कहां से जड़ थी? ये नौकरियों के कारण जो हमारी आय आती थी, और इस आय में से हम ये ऐसे कुछ संगठन स्थापन करके हम हमारे जो भाई बहन हैं, जो पिछड़े हैं, जो देहातों में रहते हैं, जिनको अपने हक और अधिकारों का पता नहीं है, ऐसे लोगों को हम नींद में से उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस पर ही उन्होंने क्या किया है, तो उसे समाप्त किया है। और किसके कारण कर दिया है? वह कारण है हमारी नौकरियों को उन्होंने छीन लिया है, और उन्होंने वही सही मात्रा में प्रयोग किया है, क्योंकि संविधान में जो हमें अधिकार मिला है उस अधिकार को ही अप्रत्यक्ष रूप से वो खत्म करने जा रहे हैं, और वो है निजीकरण। मित्रों, बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सम्मानीय साथी बैठे हुए हैं। ऐसा भी समय आएगा कि इससे भी बहुत कुछ मेरे से भी और अच्छा कहने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर हर कोई जानता है कि आज स्थितियां, राजनीतिक स्थितियों के कारण हमारी सामाजिक स्थितियां जो है कितनी बदलती जा रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर चलते चलते मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूं। जो तूफानों से टकराते हैं, जो लहरों से टकराते हैं, वह जैविम वाले होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध, पूज्य बंटी जी, ये मंच पर विराजमान आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष भामसेप के तथा बीटी के चेयरमैन माननीय सुलेखचंद साहब तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी राज्य के यहाँ प्रेसिडेंट, महासचिव तथा भामसेप के कैडर, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात यहाँ रखता हूँ। बाबा साहब ने आपको संविधान दे दिया, लेकिन बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को चले गए अपने से, लेकिन संविधान के रूप में बाबा साहब अभी आपस में जिंदा है। तो संविधान की रक्षा करना ये हमारी और आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी है। संविधान, पूरा सब्जेक्ट यहाँ संविधान के ऊपर रखने वाले हैं। तो आप जिस कार्यालय में हम काम करते, आप काम करते, उस कार्यालय में आप जो IAS IPS ऑफिसर है वो सब ब्राह्मणवादी नीति के, पूंजीवादी नीति के है। हमारे दलित कर्मचारियों की जो मांग है, जो समस्या है, वो अभी सवाल नहीं करते। तो हमें यहाँ संविधान का इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश हम इनकी तरफ से करवाना चाहिए। ये काम हमें करना जरूरी है। वहाँ आप न्याय के बारे में सोचते हैं तो आपको दलित समाज को, यहाँ अल्पसंख्यक समाज को यहाँ न्याय अब 2014 से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ आम्बेडकरवादी विचारों की आदमियों की यहाँ सत्ता नहीं है, पूंजीवादियों की, ब्राह्मणवादियों की यहाँ सत्ता अब चालू है। तो न्याय की अपेक्षा यहाँ आप करना ये गैर बात है। देखो, वो लद्दाख का सोमन वांगचुक, वो अपने हक के लिए लड़ रहा था एक साल से 2 साल से। इनको दोषद्रोह के खटले में उठा के अंदर डाल दिया। और हमारे महाराष्ट्र के जो जाने माने एक एडवोकेट वकील है आसिम सरोदे, उन्होंने कायदा समझा रहे थे लोगों को, हमारे महाराष्ट्रीय लोगों को कायदा जो संविधान जो है वो समझा रहे थे, इसके ऊपर स्पीच दे रहे थे। तो इनके जो सनद है, वकील की सनद है 12 लॉ की, उनकी सनद रद्द कर दी। यानी कि
कायदा अभी हमारी तरफ यहाँ काम नहीं कर रहा। एजुकेशन के बारे में यहाँ विषय है, तो बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो ऐसा बोला। महात्मा फुले साहब ने जी यहाँ 1 जनवरी 1948 को यहाँ अपने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए और दलित समाज के लिए स्कूल चालू करे। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ का जो दलित समाज है वो पढ़ सके, यहाँ की महिला पढ़ सके, यानी तर्क कर सके सही क्या और बुरा क्या। लेकिन अभी सुलेखचंद साहब हमारे महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो पूंजीवादी है कि ब्राह्मणवादी है कि इन्होंने अभी हमें महाराष्ट्र के अंदर जो खेड़े पहाड़ों के जो स्कूल है, हमारे देश में लगभग से 6 लाख गांव है खेड़े पहाड़े के, तो इनमें से उन्होंने क्या कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में जो गांव में समझो 20% की स्कूल है वो अभी महाराष्ट्र शासन वो बंद करने जा रही है। देखो हमारे जो दलित समाज के, आदिवासी समाज के, वो अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे ये स्कूल में पढ़ रहे, तो इन्होंने ये स्कूल अब बंद करने का प्लान चालू है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 10,000 के ऊपर वो सैलरी के ऊपर दूसरे कोई लोग यहाँ नियुक्त कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे गांव हैं वो छोटे गांव के स्कूल बंद करके एक समूह स्कूल बोल के ये एक नई योजना महाराष्ट्र शासन ने लाई है। इसका मतितार्थ तो ये है कि हमारा जो एजुकेशन है, महात्मा फुले साहब ने, बाबा साहब ने हमको पढ़ने के लिए कहा, तो यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट ये हिसाब से हमारे हाथ के एजुकेशन निकाल कर ले रही है। इसके बारे में बामसेब के पदाधिकारी और राष्ट्रीय जो संगठन है इसके बारे में तर्क करना है, हमें सोचना चाहिए। मैं एक यहाँ गीत रखता हूँ, हमारे जाने माने महाराष्ट्र के सिंगर है, वो अपने दलित समाज से बिलोंग करते, माननीय आनंद जी शिंदे, इसके स्वर में गीत है। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दे दो, आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है। सैनिक हो भीमाचे भीमराव आठवारे, सैनिक हो भीमाचे भीमराव आठवारे, भीमराव आठवारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, सारे संघटित हो आणि रणांगणी जाऊ, भीमशक्तीचं हे पाणी वैऱ्याला आज दाऊ, सारे संघटित हो आणि रणांगणी जाऊ, भीमशक्तीचं हे पाणी वैऱ्याला आग जाऊ, मैदान गाजवारे घरात बसतकारे, मैदान गाजवारे घरात बसतकारे, घरात बसतकारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, अन्याय अत्याचार कोठेही आज होई, न्यायाला तरीही आपल्याला न्याय नाही, अन्याय अत्याचार कोठेही आज होई, न्यायाला या तरीही आपल्याला न्याय नाही, न्यायाला अन्याय या जगाचे वाहते उलटे वारे, अन्याय या जगाचे वाहते उलटे वारे, वाहते उलटे वारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, भीमा समान करण्या ते क्रांती आणि बंड, संजयानी उतरा तुम्ही थोपटून दंड, भीमा समान करण्या ते क्रांती आणि बंड, संजयानी उतरा तुम्ही थोपटून दंड, भीमाची आन घ्या रे रक्त हे सांडवारे, भीमाची आन घ्या रे रक्त हे सांडवारे, रक्त हे सांडवारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, सैनिक हो भीमाचे भीमराव आठवारे, सैनिक हो भीमाचे भीमराव आठवारे,
भीमराव आठवारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे, चला निळ्या निशाणा खाली सर्वांनी एक व्हारे। यहाँ संयोजक साहब ने मुझे बात रखने की इजाज़त दी, इनके मैं शुक्रगुजार अर्ज करता हूँ। आप सभी ने मेरी यहाँ गीत सुनी, मेरी स्पीच सुनी, इसलिए मैं सभी को आपको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, संत रविदास जी, मान्यवर काशीराम जी, सभी को मैं नमन करता हूँ। मंच पर विराजित बामशेप के अध्यक्ष तथा बेटी के चेयरमैन सम्मानित सुलेख चंद जी और मंच पर विराजित सभी साथी और सामने बैठे हुए सभी साथी, सबको जय भीम। साथियों, जय भीम एक नाम नहीं, जय भीम से जब संसद में जय भीम नाम गूंजा तब कई राष्ट्रीय पक्ष जीत कर आए। जय भीम की ताकत इतनी है कि कई पक्ष जीत आए। इसलिए मैं कहता हूं कि जय भीम एक नाम नहीं, जय भीम एक ऊर्जा का नाम है, जय भीम एक प्रेरणा है और जय भीम बहुजनों के भाग्य का नाम है। साथियों, यह धरती, यह लखनऊ की धरती वंदनीय है। इसलिए वंदनीय है कि बाबा साहब यहाँ कई बार 4-5 बार आए थे। पहली बार आए थे बाबा साहब 1940 के आसपास। यहाँ 4-5 बार आने का कारण था कि बहुजनों के हक और कर्तव्यों को दिलाने के लिए और उनकी सभा को संबोधित करने के लिए बाबा साहब यहाँ 4-5 बार आए थे। 30 जून 1943 में बाबा साहब यहाँ आए थे। 26 जनवरी 1944 में बाबा साहब यहाँ आए थे और 25 अप्रैल 1948 में बाबा साहब यहाँ आए थे। इसलिए मैं इस लखनऊ की धरती को नमन करता हूँ। साथियों, अंधविश्वास और जातिवाद यह समाज में कैसा फैला? रामायण, महाभारत, श्रुति पुराणों के माध्यम से और मनुष्य स्मृति के माध्यम से यह अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद समाज में फैलाने का काम किया गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसको नकारा और भगवान बुद्ध के काल से मौर्य के शासन काल तक इस जातिवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन जब मौर्य के 10वें राजा बृहद्रथ मौर्य, इनकी हत्या हो गई और तब से अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंड समाज में फैलता आ गया। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, इन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास खत्म करने के लिए प्रयास किया और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने भी पूरे भारत में घूमकर जहाँ जहाँ भी वो जाते थे वहाँ जातिवाद और अंधविश्वास समाप्त करने का काम करते थे। और आखिरी संविधान में कुछ उन्होंने संविधान में
कुछ अनुच्छेद के माध्यम से भी जातिवाद खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन आज जो वातावरण बदल गया है और जातिवाद अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। मैं आखिरी, गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम ठोकेगी। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा। और इसके साथ ही मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त कर देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे प्रेरणा स्थान क्रांति सूर्य महामना ज्योतिराव फुले जी, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनके विचारों को मैं प्रणाम करता हूँ। 2 दिन से चल रहे इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष तथा बेटी के चेयरमैन माननीय सुलेख चंद जी, बामसेप, बेटी, बाप के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए प्रांतीय अध्यक्ष, महासचिव और बाकी दूर दराज से आए हुए सभी बामसेप कैडर्स और हमारी पारिवारिक के सभी सदस्यगण तथा पूज्य भंतेगण। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट डिज़ाइन किए गए हैं जो कि वर्तमान स्थिति को आकलन हो और उसकी वास्तविकता हमारे सामने आए और उसका हल भी हम निकाल सके, इसके बारे में यहाँ पर सब्जेक्ट रखे गए हैं। और बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर विचार भी व्यक्त किए हैं। मैं खाली संविधान के ऊपर 2 मिनट बोलूँगा। पूरे विश्व में हमारा जो संविधान है लिखित, और सभी देश भी इसका अनुकरण कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है और बाबा साहब ने बड़ी अहम भूमिका इस संविधान निर्माण करने में लगाई है। 7 साल मेंबर्स की जो कमेटी थी वो कुछ ना कुछ कारणवश उनके जो साथी हैं उनके साथ नहीं दे सके, तो पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आई, इसलिए बाबा साहब को संविधान को निर्माता कहा गया है। तो जो संविधान से हमें हक प्राप्त हुए हैं, स्वतंत्रता का, समता का, बंधुता का न्याय, सामाजिक न्याय, इसको ही हम आदर्श मानकर संगठन की शुरुआत की गई है। बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, आगरा के भाषण में, और इसी एक कड़ी में रखते हुए इस संगठन का निर्माण हुआ और उसी को लेकर शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इस 3 मूल मंत्रों को लेकर हमारा संगठन। और इसी के साथ मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। नेशनल कन्वेंशन के डायस पर विराजमान सम्माननीय बामसेप रत्न सुलेख चंद सर एवं बेटी चेयरमैन सम्माननीय सुधीर कुमार सर, महासचिव बामसेप सम्माननीय NG सोनकांबळे सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप सम्माननीय SB असमपल्लीवार सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेप, तथा अन्य सभी साथियों को मेरा सस्नेह जय भीम। क्योंकि सबका अगर नाम लेते गए तो समय वेस्ट हो जाएगा। तो साथियों, जो बामसेप ने जो कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, उस सब्जेक्ट को थोड़ा मैं एक जाति गणना के ऊपर थोड़ा समक्ष विचार डालूंगा। और अपने मैं सभी साथियों से मेरा सस्नेह जय भीम। भूमिपुत्र तथा गौतम बुद्ध, बलिराजा, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे महाराज, संत छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे अपने सभी बहुजनवादी महापुरुषों को मैं नमन करना चाहता हूँ। और जातिगत जानना क्यों जरूरी है इस देश में, इसके ऊपर थोड़ा मैं विचार डालना चाहता हूँ। बामसेप OBC जनगणना के अनिवार्यता की मुख्य रूप से मानती है। जनगणना से ही जनसंख्या का अनुपात में भागीदारी संभव है।
छत्रपति शिवाजी राजा ने मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम अपनी सेना में 18 पगड़ जातियाँ धर्मों के लोगों को शामिल किया, भागीदार बनाया और परिणाम स्वरूप विजय से लोक राज्य का निर्माण हुआ। हम भी बामसेप में अपने नीति धोरण सभी जाति प्रजाति धर्म वर्गों को सहभागी कर वह कार्य करेंगे। भागीदारी जाति प्रतिनिधित्व के लिए हमारे महापुरुषों ने कार्य किया, संघर्ष किया, उसका इतिहास रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों से हंटर कमीशन के माध्यम से भागीदारी की मांग की थी। छत्रपति शाहू महाराज ने भारत देश में सर्वप्रथम ओबीसी बहुजनों की 50% की भागीदारी अपने कोल्हापुर संस्थान में बहाल की थी तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15/6, 16/4, 340, 341, 342 के अनुसार भारत के ओबीसी अनुजमाती इतर वर्गों के आरक्षण देकर भागीदारी की प्रदान की। जनगणना की केवल सिरों की गिनती नहीं होती। भारत देश में सबसे पहले अंग्रेजों को जनगणना की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने 1871 में देश की जनगणना की थी। सन 1931 की जनगणना से ओबीसी वर्ग के प्रथम स्वतंत्र जनगणना संपन्न हुई, जिसके भारत में ओबीसी की कुल आबादी 52 निश्चित की गई हुई। जिसकी उतनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। तकादा है वक्त का, तूफानों से झुंझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय बौद्धिक भारत। समय देने के लिए आज की राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय सुलेखचंद सर, मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, सभी हमारे पदाधिकारियों को और उपस्थित डेलीगेट साथियों, समय बहुत कम है निश्चित रूप से। तो हमारे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हमारे बहुत सारे साथियों ने की है। हम ज़्यादा न कुछ करके कह के ये कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी संगठन ने हम लोगों को दी है, हम उसको पूरी ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से पूरी करें। निश्चित रूप से हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी बाबा साहब ने जो कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, तो हमें हमारे ऊपर कर्ज है बाबा साहब का, और हमें संविधान रूपी जो उन्होंने अधिकार दिए हैं। मैं थोड़ी सी एक कविता जो है, एक कविता नहीं है बल्कि एक दर्द है, जो मैं इंटरमीडिएट के समाजशास्त्र लेक्चरर हूँ और उस किताब के अंतर्गत मैं जो पढ़ाता हूँ, इसमें उन महारों का दर्द है। एक कवि ने लिखा है, अपने साथी महारों पर एक अज्ञात कवि की कविता है, ये 1890 की है। उनके घर गांव से बाहर हैं, उनकी स्त्रियों के बालों में जुएं हैं, नंगे बच्चे कूड़े में खेलते हैं, ये सड़ा हुआ मांस खाते हैं। अस्पष्ट लोगों के चेहरों पर निम्नता के भाव हैं, उनमें कोई शिक्षा नहीं है। उन्हें गांव की देवियों और देवों के नाम का ज्ञान है, किंतु ब्राह्मण का नाम नहीं है। महोदय, ये हमारे दलित आंदोलन का शुरुआती दौर रहा, जिसमें कितने कष्ट उठाए हैं हमारे महापुरुषों ने। आंदोलन वास्तव में इस वर्ग में, समाज में एक मानव के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने लड़ा। अधिकार तो बाद में हमारे बाबा साहब संविधान में देके गए हैं। हमें उन संविधानों की रक्षा करनी है और अपने कर्तव्यों पर पूरी तरह अमल होकर के समाज के लिए काम करना है। तो मैं यहाँ से दृढ़ संकल्प लेके जा रहा हूँ और आगे भी करता रहा हूँ, और जो बाकी का जीवन है वो बाबा साहब के मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर काम करूँगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अधिवेशन में उपस्थित सभी साथियों के सामने बात करने के लिए मुझे मौका मिला है। सबसे पहले मैं जीवन मार्गदाता तथागत भगवान बुद्ध
राष्ट्रपिता आ रहा है आवाज़। सबसे पहले मैं जीवन मार्गदाता तथागत भगवान गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे सभी बहुजन महानायक को अभिवादन करता हूँ। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद जी, हमारे बाप के अध्यक्ष सम्माननीय वीपी सिंह जी, मेरे कार्यकारिणी के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव और कार्यालयीन सचिव, सम्माननीय हमारे धर्मगुरु भंते जी, नकलवार जी सर और उपस्थित सभी साथियों को और मेरा जय भीम। भाइयों, आज के अधिवेशन में हमारे सभी साथियों ने जो विचार रखे हैं, इस विचार से हमें यही संदेश मिलता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ सम्मान के लिए है। ये लड़ाई रोटी के लिए नहीं है। हमें सम्मान चाहिए। एक एक साथी यहाँ बात करते वक्त उसके मन में जो भाव है, उसके मन में जो आग है, 2-2.5 हजार साल से हमारे ऊपर हुए अत्याचार का रिवेंज लेने का जो उनका मन कहता है, उनका खून उबलता है, इसका परिचय मिलता है। फिर हम करते क्या है? यहाँ उपस्थित बहुत कम गिने चुने साथी, अब इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ करने वाले लोग हैं। इन्हें सब पता है मगर होता नहीं कुछ भी। ये सोच के इकट्ठा होके क्या कर सकते हैं, ये सोच से आज अगर हमने शुरू किया तो हमें जो संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का अमल करने के लिए यहाँ बैठकर या कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो हमारी मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग में जो डिसीजन होता उस पर अमल करना जरूरी है। फिर अमल करने की बात होती है मगर अमल होता नहीं है। परिवर्तन की बात होती है, परिवर्तन होता नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो कोई है, उन सब में मैं भी हूं, आप भी है। ये अगर खुद को बुद्ध, फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार के अनुयायी समझते हैं, बाबा साहब को अपना बाप समझते हैं, तो बाबा साहब ने कहा था, जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूं उसमें चेंजेस करने में, उसमें बदलाव करने में अगर फेल हुआ तो मैं खुद पर गोली मार लूंगा। अगर हमारे साथी इतने कमिटेड है, ये काम कोई अध्यक्ष है, कोई बामसेब के साथी, कोई राजनीतिक रिजर्वेशन पे चुन के आए हुए हमारे जातियों के भाई ये करेंगे और मुझे फ्री में मिलेगा, ये कोई बाबा साहब नहीं है। हमें मंगे बगैर हमें सब कुछ देने वाले, ये कम से कम सम्मान के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये तो बात मानना पड़ेगा। बाबा साहब सम्मान के लिए भी नहीं काम करते थे। बाबा साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था, अगर मेरी कौम जागी हो गई और सच में काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग हमारे जूतों के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे। अगर सच में आप भी खुद को ऐसा समझते हो कि आपकी ओर देखकर दूसरों के मन में खुद में क्या है, मेरी ताकत क्या है, ये अगर उसकी ताकत उसके जगाने की आप में सच में ताकत है, आप बाबा साहब को मानते हैं तो करके दिखाओ भाई। किसने रोका है? देखो, मेरे नांदेड़ में गौतम वाघमारे बोल के एक सामान्य कार्यकर्ता था, साधारण कार्यकर्ता था, और वहां पहले औरंगाबाद विद्यापीठ अब संभाजीनगर हो गया। उसको खाली नामांतर करना था और उसने बोल दिया, अगर ये नामांतर नहीं हुआ तो मैं खुद को जला लूंगा, खुद को दहन कर लूंगा। और उसने खुद पर पेट्रोल डाल लिया
और जब आग लग गई, लोग उसको बुझाने के लिए आए तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरने दो। जय भीम का नारा देने लगा और जय भीम का नारा देते वक्त ही वो गिर गया और मर गया। ये आरक्षण पे जो हमें मिला है उसमें का सिर्फ 5% अगर हमने सही में, यहाँ बैठे हुए साथी है ना, इन्होंने भी कर दिया। मैं सम्मानीय अध्यक्ष जी को बार बार बोलता हूं, सर आपका प्लान बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर अमल होने में बहुत हार्ड है। मैं अध्यक्ष जी को बोल दिया, हमारे लोग गरीब नहीं है, हमारे लोग आज उनके बराबर के हैं। इसलिए तो वो हमारा सीआईजी बोल रहा है यहां अब की जरूरत, क्रिमिनल की जरूरत क्या है, वो बराबर है। क्रिमिनल हमारे में जो भी कुछ डिसीजन लेने की उनकी तमन्ना है, उन्होंने बोल दिया है। तो मेरा कहना इतना ही है, मैं सिर्फ इतना ही आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं खुद भी करता हूं। यहाँ नांदेड़ के साथी 20 लाया हूं, मैंने 6 महीने सिर्फ कोशिश किया और 6 महीने में नांदेड़ में आर्थिक यूनिट चलाने वाले 2 यूनिट एक किया, उसके 11,000 सभासद है और 11,000 सभासद के माध्यम से जो यूनिट चलता है, हमारा 15 शेयर का कर्जा हमने वाटप किया है ओनली SC/ST के लोगों को, और हम हमारे समाज के साथियों को उद्योग में उद्योगपति बनाना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, अगर हमने ओनली 10% हमारा सब पैसा, कोई बोलता है राष्ट्रीय बैंक में है, किसी बैंक में है, हमारा पेमेंट होता है, उसमें का पैसा निकाल के वहां का अकाउंट बंद मत करो, वहां का पैसा निकाल के हमारे बैंक में रखो। अगर इतने ही लोग यह काम करना शुरू करें, इनको देखकर 2-2 लोग भी अगर इकट्ठा हो गए, 1 साल में आपके 1,000-1,500 लोग होंगे, खुद के आर्थिक यूनिट खड़े होंगे। खुद के आर्थिक यूनिट खड़े करने के बाद अगर आपने खुद के उद्योगपति खड़े करे, तो बाबा साहब का सपना था समांतर समाज व्यवस्था, ये निर्माण होने का काम आज के ही अधिवेशन से शुरू होगा और ये काम आप करने के लिए सक्षम है, लायक है। मुझे आप पर भरोसा है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। आज से जो भी आपने से होता वो करने के लिए आप कोशिश करेंगे और आने वाले अधिवेशन में यहीं पर खड़े होकर बोलेंगे कि सच है, हमने कोशिश किया और ये सक्सेस हुआ, और सक्सेस हुआ तो ही ये अधिवेशन सफल हुआ, वरना ये सब यंजा है। कोई जैसे इधर उधर देखने के लिए आए, ऐसे आरोप करते हैं, ये आरोप में सच्चाई है, ये दुनिया मानेगी। अम्बेडकरवादी कहने वाले भी बोलेंगे कि ये एंजॉय करने के लिए आते, ये सरकारी नौकर है, गुलामी इनके खून में बसी हुई है, ये कोई मालिक नहीं बन सकते। अगर नौकर से मालिक बनकर मरना चाहते हो तो खुद के यूनिट, खुद के जो कुछ शैक्षणिक यूनिट है खड़े करने की कोशिश करो। लड़ते लड़ते मर जाओ, आपका नाम पीछे रहेगा और बाबा साहब के आने वाले जो भी सच्चे अनुयायी हैं, आपके नाम से, आपके काम से ऊर्जा लेके इस देश में बाबा साहब का सपना पूरा करने का, उनका जो मकसद है वो पूरा करने के लिए, कोशिश करने के लिए लास्ट तक काम करते रहेंगे और एक दिन ये बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं यही ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूर्व अध्यक्ष माननीय VP सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सोनकांबळे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय असम पल्लीवार जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय राजेंद्र गौरकर जी, जनरल सेक्रेटरी जो संचालन कर रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने संचालन नहीं करना चाहिए, बहुत तकलीफ हो रही है उनको बार बार खड़े रहना, बार बार बैठना, उनकी जगह कोई सचिव चाहिए था। ओके, माननीय हमारे साथी सुधीर कुमार जी, और इस मतलब निमंत्रण पत्रिका में जितने भी नाम दिए हैं उसमें से जो एब्सेंट लोग हैं वो छोड़कर जिनका सही में बहुत बड़ा योगदान है इस अधिवेशन को सफल करने में, संजय साल्वे जी, माननीय धर्मेंद्र कुमार, माननीय मांगेराम सिंह जी, सैयद मुख्तार अली, BD गौतम जी, योगेंद्र कुमार और सत्यप्रकाश जी, और विविध
मतलब राष्ट्रीय लेवल के हमारे पदाधिकारी, सबका नाम लेना यहाँ पे 2 मिनट चले जाएंगे, और वैसे भी समय कम है। तो जो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल के बामसेफ है, बेटी है, राजेश कुमार जी विशेष करके बेटी के कोषाध्यक्ष, और बाब है, बाब के हमारे जनरल सेक्रेटरी मदन लाल जी केन है, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी जिनका आपने स्पीच सुना है हमारे एलबी राम जी आए थे, नहीं आए शायद, उनका अनाउंसमेंट हुआ था, और बहुत सारे हमारे साथी अभी जिनका भी नाम ले तो वो कमी है। लेकिन इतने ठंड में मैं ये भी एक कारण बताना चाहूँगा अध्यक्ष को कि आपने पिछले 3 महीने से तैयारी की है, लेकिन एक कारण ये भी रहा कि लखनऊ की ठंड के बारे में हमारे कम से कम महाराष्ट्र के लोग जानते हैं अच्छी तरह, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग नागपुर, मुंबई, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ से हमारे जो साथी आने वाले थे, यानी कम से कम 25-30 तो लोग आराम से आते, ठीक है, और मराठवाड़े से भी 50 लोग आते, यानी कम से कम हमारा जो 100 की जो अपेक्षा थी वो नहीं हम पूरी कर पाए। इसकी नंबर 1 जो समस्या है या प्रॉब्लम है वो यहाँ की ठंड है, ठीक है। और दूसरी समस्या जो है आप सब जो जानते हैं, क्यों तो कल जो मैंने कुछ बातें आपको बोली थी कि जो स्कैटर्ड फार्म में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी एक समस्या है, ठीक है। तो इसलिए जनरल बॉडी की मीटिंग में जो कुछ बातें हमने कही है वो बातें यहाँ मैं नहीं कहूँगा, क्यों तो यहाँ जनरल बॉडी के लोग बैठे मुझे मालूम है, बाकी लोग जो इधर आए थे प्रेक्षक के रूप में, स्पेक्टेटर के रूप में, यानी देखने के लिए आए थे, वो लोग चले गए। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं ये कर्मठ साथी है, यहाँ से जाने के बाद इन्हें क्या करना है ये मैं यहाँ पे 3 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा, और उसके बाद में आपसे विदा लूँगा। साथियों, यहाँ पे हमारे आपको मालूम होगा महाराष्ट्र का सबसे आखिरी जिला रत्नागिरी, और इधर में जाए तो आप छत्तीसगढ़ को लग करे गढ़चिरौली, वहाँ तक के एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र मेरा अप्रोच रहा है। महाराष्ट्र के हर कोने में मैं जा चुका हूँ, वैसे ही देश के भी हर कोने में मैं जा चुका हूँ, यानी वर्तमान पदाधिकारी की हैसियत से और अभी रिटायर्ड होने के बावजूद भी ये हमें तमन्ना है हमारी कि ये जो 700 कुर्सियाँ है यहाँ पे लखनऊ के मतलब परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल मैं ये बोलता हूँ कि ये कम पड़नी चाहिए। तो आपको मालूम होगा, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं, अगर आपने हमारा यहाँ का अधिवेशन देखा होगा कुछ 2007 की बात है, मैं आपको बोलते हुए मुझे हर्ष भी होता है और ये सिचुएशन देखते हुए थोड़ा दुख भी होता है। तो साथियों, वहाँ पे कम से कम 5000 डेलीगेट्स थे। कितने? 5000 डेलीगेट्स, वही लखनऊ है, ठीक है। और ये 5000 डेलीगेट्स ने मतलब वो चीज़ सहन की है जो ठंडी के लिए आज हमारे जो लोग कार्यकर्ता है जो डर रहे हैं, वही लोग वो टेंट से मतलब जो कोहरा होता है उसका पानी टपक रहा था, और फिर भी गिल्ले होते हुए भी यहाँ पे उन लोगों ने 2 दिन का अधिवेशन सफल किया। आपको बता रहा हूँ मैं, तो ये ताकत है मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, यानी पूरे देश में क्रांति करने की जो कुछ क्षमता है और इच्छा शक्ति है ये 2 राज्यों में है। इसलिए आपको अच्छी तरह मालूम होगा, उधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल का नाम आता है तो इधर बामसेफ का नाम आता है। बामसेफ जो देन है, ये जो देन है ये महाराष्ट्र की और यूपी की देन है। और इसलिए साथियों, बामसेफ के जो कैडर्स है, अभी ये जो पॉम्पलेट आप पढ़ेंगे, आपके हाथ में पॉम्पलेट आए हैं, इसमें सब कुछ दिया है बामसेफ के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन दिया है, बामसेफ किस प्रकार से मतलब संविधान के मूल्यों को लीगल वैल्यूज करके नहीं, द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी ये जो दस्तावेज है भारतीय संविधान ने हमें जो दिया है, ये सही मायने में 26 नवंबर 1949 को हमें सौंपा गया है। लेकिन फिर ये 26 जनवरी 1950 से लागू क्यों किया, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो पॉलिटिक्स है वो संविधान में है। ये पॉलिटिक्स प्ले करने वाले लोगों को कल भी मालूम था, आज भी मालूम है और कल भी याद रखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स ये चीज होती है कि जैसे हमें यहाँ पे लिखा है कि संवैधानिक भारत बनाम सांस्कृतिक भारत, यानी यहाँ अपने देश में 2 प्रकार का भारत है, एक सांस्कृतिक भारत है और दूसरा संवैधानिक भारत है। तो संवैधानिक भारत क्या चाहता है, संवैधानिक भारत क्या चाहता है, इसका जो आईना है वो भारत की प्रस्तावना है। यानी जनरली हम लोग जो है
भारत की जो प्रास्ताविका है, उद्देशिका है, उससे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लेकिन शायद आज मतलब देर से प्रोग्राम शुरू हुआ, इसलिए वो प्रास्ताविका नहीं पढ़ी गई। लेकिन ये जो पार्ट है हमारे अध्यक्ष जी को बिल्कुल मतलब बाय हार्ट है, मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, वो कवर करेंगे, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो साथियों, उद्देशिका में जो कुछ मतलब संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं, इनको आधार भी है, और वो आधार है फंडामेंटल लॉ का। यानी जितने भी लॉज बनते हैं अपने देश में, चाहे वो मतलब विधायिका में बनते हो या फिर कभी कभी बाय डिलीगेटेड पावर आप मेकिंग लॉज फॉर द अर्जेंसी, वो मतलब एग्जीक्यूटिव को भी मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव भी लॉज बनाता है, आपको पता नहीं होगा। बहुत सारे लॉज जो है एग्जीक्यूटिव बनाता है और ऑर्डिनेंस के द्वारा वो पारित भी होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जब डिबेट्स होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तब आपको पता चलता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लॉज बनते हैं उसका बेसिक क्या है? उसका बेसिक है भारतीय संविधान के जो वैल्यूज है वो है। उसमें सबसे बड़े जो चीज़ है वो आपको सबको याद है, अच्छी तरह याद है, सिर्फ मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ बस। जो तो मेरे पास में 3 मिनट है और 3 मिनट के अंदर मैं जिनके सामने बात कर रहा हूँ मुझे अच्छी तरह मालूम है। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं सब कैडर बेस्ड लोग हैं, यहाँ पे कोई सामान्य आदमी नहीं है और सबको हमारी बात समझती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि समता ये क्या होता है, समता ये स्वातंत्र्य क्या होता है, ओके, ये न्याय क्या होता है, और न्याय के पहले बंधुता क्या होती है, ये मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। समता इन द सेंस एक इंसान के हैसियत से उसके जो मानवीय हक है जिनके छीने गए उनको वापस देना था। उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है उसमें उद्देशिका में कि द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल एंड ऑल्सो सोशल, इंडिविजुअल एंड सोशल, जो इंसान का जो डिग्निटी होता है उसमें डिग्निटी को बहुत वैल्यू दिया है भारतीय संविधान में। और वो कहाँ देखते अपन? प्रियम्बल में देखते हैं। तो प्रियम्बल भी समझ में आ गया हमारे, यानी यहाँ पे जो बाबा साहब ने जो डिजाइन किया, तो वो जो रिस्पेक्ट देने की बात किया, इक्वलिटी प्रदान करने की बात किया, आज़ादी प्रदान करने की बात किया, वो उन्होंने धर्म के द्वारा नहीं। अगर धर्म के द्वारा जो कुछ आप कर रहे हो तो बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सपीरियंस हमें ये कबूल करना पड़ेगा, मान्य करना पड़ेगा कि ये धर्म के द्वारा आपने समता नहीं, धर्म के द्वारा आपने विषमता दी है। यहाँ पे बाय बर्थ एक इंसान बड़ा है तो एक इंसान छोटा है, एक इंसान टचेबल है तो दूसरा अनटचेबल है, बराबर है। एक जो है वो इंटेलेक्चुअल है बाय बर्थ, यानी ब्रह्मा के मुख से उसका जन्म हुआ, वो जन्म से इंटेलेक्चुअल है, उसको पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कितना भी भ्रष्ट हुआ तो इस व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में, जिसको हम लोग चातुर्वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, उसमें वो क्या है? श्रेष्ठ है। यानी कितना भी भ्रष्ट हुआ तो ये श्रेष्ठ है। और हमने मेहनत कर कर, श्रमण संस्कृति के हम सब लोग हैं। हम देखा जाए तो पूर्वाश्रमी के हम सब बुद्धिस्ट लोग हैं, ओके। आज अपने आप को हम अलग अलग समझ रहे हैं। जितने भी नागवंशीय लोग हैं, जो रेशियल बात होती है नागवंशीय लोग, तो नागवंशीय लोग को किसी भी कास्ट और कम्युनिटी का हो, वो शेड्यूल कास्ट हो जिनको मतलब उनके लैंग्वेज में अनटचेबल कहा जाता है, या फिर वो शेड्यूल ट्राइब हो जिनको उनके लैंग्वेज में वाइग्रेंट सोसाइटी बोला जाता है, कि एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो क्यों भटकते रहते हैं वो उनको ही मालूम। तीसरे लोग जो होते हैं ओबीसी होते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, देखा जाए तो अत्यधिक लोग है, वो ओरिजिनल लोग है। जैसे आदिवासी है सबके सब, लेकिन आदिवासी को शेड्यूल ट्राइब बना के उनको संकुचित कर दिया। तो SC ST OBC जिन्हें ये व्यवस्था, ये सांस्कृतिक व्यवस्था जो मेरे से शुरू होती है, मेरा जन्म होते ही बीइंग अ मादिगा, बीइंग अ महार, बीइंग अ चांबार, मैं कौन हूँ? मैं अनटचेबल। यानी मुझे मादिगा कहने के लिए भी मुझे शर्म आती है। ऐसी शर्मिंदगी जिस व्यवस्था ने मुझे दी है वो संस्कृति देश की, और संस्कृति पैदा होती है जन्म से। इस जन्म के संस्कृति को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बाय वे ऑफ एनालिसिस ऑफ कास्ट एक ग्रंथ लिखकर, बाय वे ऑफ हु आर द शूद्राज दूसरा ग्रंथ लिखकर, बाय वे ऑफ हु आर द अनटचेबल्स तीसरा ग्रंथ लिखकर, और इनको सबको कानूनी अमल जमा पहनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला तो भारत का संविधान लिखा, भारत का संविधान लिखा। संवैधानिक कमेटी पे वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ के ही हमारे जो भाई बंद है, एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बन सकता था, प्रधानमंत्री
बन सकता था, लेकिन यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से उसके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया उसी हमारे ओबीसी के भाई ने। कौन है वो? उस वक्त का गृह मंत्री माननीय वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। इसलिए यहाँ का जो SC ST OBC है वो एक कौम होते हुए भी समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, ये जो न्याय की लड़ाई बाबा साहब ने संविधान में लाई और उसके जरिए ओबीसी को उस वक्त संविधान के जरिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस देने के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव लाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने अज्ञान की वजह से बोलता है, या सांस्कृतिक भारत का एक एजेंट होने के नाते बोलता है, अज्ञान की वजह से बोला मैंने, माफ करना चाहिए किसको? वल्लभ भाई पटेल और उसके खानदान को। लेकिन वही पाखंडी लोगों ने, जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो संस्कृत भारत में बाय बर्थ उच्च वर्णीय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्होंने इस देश के 47 को जिन्होंने आजादी मिलाई, आजादी के लिए खून बहाया, उन लोगों को इस आजादी के फल खाने से डेलिबरेटली रोक दिया। यह है बदमाश की। और इसलिए हमें सच्ची आजादी जो मिली साथियों, तो वो मिली हमें 26 जनवरी 1950 को। एक्चुअली जो मिली थी 26 नवंबर 1949 को। इसलिए साथियों आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान दिया गया इस देश को, लागू बाद में हुआ। वो तो कांग्रेस का एजेंडा था, और कांग्रेस भी किसकी पार्टी थी और है आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन फिर भी हम ये मानना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन आज के परिप्रेक्ष्य में, पॉलिटिकल दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इसलिए जैसे कि हमारे एक मित्र IAS ऑफिसर यहाँ पे एक संदेश देकर गए कि हमें अपोजिट पार्टी को इस वक्त में स्ट्रांग करना चाहिए, ना कि उनको सत्ता में बिठाने के लिए, बल्कि जो गलत लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और यहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, ब्राह्मणिकल व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, उसको धर्म पे नाम पे दोबारा हमारे को थोपना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के लाइक माइंडेड लोगों को इंक्लूसिवनेस जो पार्टी में दिखता है उनको साथ देना चाहिए। साथियों बहुत कुछ बोलना है, लेकिन बोलने के लिए वक्त कम है। बाकी का जो कारोबार है आपका, वो मैं जो मतलब संदेश देने का जो मतलब जिम्मेदारी है अध्यक्ष। धन्यवाद सुधीर सर। बोलने के पहले मुझे समय का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है बोलने के पहले, बोलूँ या ना बोलूँ, तो फिर कितने टाइम पे बोलूँ, क्योंकि मेरा जो परिचय कराया दिया गया है बामसेब के वाइस प्रेसिडेंट करके, तो अंत तक के मुझे जब यहाँ पे बिठाया गया है तो अपनी तरफ से कुछ मैसेज आपके लिए छोड़ जाऊँ, यही संगठन की यहाँ पे भूमिका है। लेकिन ये सिचुएशन देखने के बाद में मुझे एक गाना याद आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गाऊँ कि ना गाऊँ। ये सिचुएशन देख के मुझे गाना याद आ, हालांकि मैं गाता नहीं कभी, लेकिन सिचुएशन बहुत, नहीं गाना यही है। आपने वो पिक्चर सुना होगा, देखा भी होगा, पिक्चर देखा होगा, बोला सुना होगा गाना। रोना चाहे रो ना पाए, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे बताए क्या बताए, इसमें दिल का क्या कसूर है। भाई 6 महीने से तैयारी करके इस अधिवेशन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसका पूर्व इतिहास ये रहा है कि जैसे नक्कलवार सर ने बताया, जब भी यहाँ अधिवेशन लेते समय ही मैंने बोला था कि सर यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, और मैं 1997 में मेरे 2 बच्चे लेके आ गया था। उसमें एक बच्चा 2 साल का था और बच्चे 4 या 5 साल की होगी बस। तो मेरे बच्चों को इतनी ठंड लगी थी, उसको ऐसे पेट से लिपट कर मुझे है ना रात भर सोना पड़ा, तब जाके वो ठंड से थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। मतलब ये कि ठंड तो है, लेकिन इस ठंड में एक गर्माहट पैदा करने के लिए हम यहाँ पे अधिवेशन लिया गया है। हमारे साथियों ने
तैयारी के साथ में हम सबको यहाँ पे बुलाया है। मैं सबसे पहले ये संगठन जिनके विचारों के आधार पर यहाँ पे हम चलाते हैं, वो दो प्रतिमाएं यहाँ पे रखी गई है, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनकी प्रतिमाओं को मैं प्रथम अभिवादन करता हूँ। इस मंच पे विराजमान राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब रत्न सुलेखचंद सर, बामसेब के उपाध्यक्ष मान्यवर सोन कांबले सर, बामसेब के महासचिव सुधीर कुमार सर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सालवी जी, संगठन सचिव गौरकर जी, मांगेराम जी, मुख्तार अली जी, धर्मेंद्र कुमार जी, झोलन सेक्रेटरी योगेंद्र जी, यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष बी गौतम साहब, उनके सहयोगी साथी महासचिव सत्यप्रकाश जी और अन्य प्रांतों से आए सभी प्रांताध्यक्ष, प्रांत महासचिव, मंच पर विराजमान बामसेब एडवाइजरी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय वीपी सिंह साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एचबी नक्कलवार सर, राष्ट्रीय महासचिव बाप के मान्यवर एमएल केन साहब और बेटी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मान्यवर राजेश कुमार जी, जंजरला जी और यहाँ पे बैठे सभी बामसेब के पदाधिकारी, बाप के सभी पदाधिकारी, बेटी के सभी पदाधिकारी और मेरे भाई और बहनों। राष्ट्रीय अधिवेशन कल लेना था। 25 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई। उस दिन को मद्देनजर रखते हुए ये अधिवेशन लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश कल भारी मात्रा में जो हमारे लोग यहाँ उपस्थित होने वाले थे हम नहीं ले पाए। आज वर्किंग डे था, इसलिए यहाँ पे थोड़े जो उपस्थिति है कम दिख रही है, लेकिन हमारे लिए कोई कम नहीं है। जितनी चेयर है उतने यहाँ पर बैठे हुए, ऐसा हम मानते हैं। साथियों, संविधान ये हमारा मूल बिंदु है जिन पे आज हम सबको अपने अपने विचार देने थे, किंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें छोटे छोटे बिंदुओं में, ऐसे 12 बिंदुओं में उसके उपविषय करके हमारे सामने रखा था, ताकि हम जितने भी लोग यहाँ पर आए बोलेंगे वो कम से कम एक एक बिंदु पर अपनी बात रख के एक मैसेज देके यहाँ से जाए। इस प्रकार का एक उद्देश्य था। सभी वक्तागणों ने अपने अपने विचार तो रखे हैं और यहाँ बैठे जो लोग हैं यही सही मायने में हमारे प्रचारक और प्रसारक दोनों हैं। वैसे तो सामाजिक परिवर्तन ये हमारे बामसेब का मूल उद्देश्य है, समाज में परिवर्तन लाना। तो क्या परिवर्तन लाना, इसके बारे में अगर हमारी सोच क्लियर नहीं है तो परिवर्तन क्या लाना है? परिवर्तन यही लाना है कि जो मनुस्मृति वाली व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर, विषमतावादी, अज्ञानतावादी, पाखंडवादी, अंधविश्वास वाली, उस व्यवस्था को बदल के भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देने वाली, समानतावादी, स्वतंत्रतावादी न्याय व्यवस्था प्रस्थापित करना, इसके लिए बामसेब जो है कई सालों से प्रयासरत है। हम कई सारी बातें यहाँ स्टेज से बोल जाते हैं, मगर सामाजिक परिवर्तन आएगा कैसे? जब तक कि हमारे विचार मजबूत नहीं होते, सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो देखते हैं उसे ही सही मानकर चलने वाले बहुत सारे लोग हैं।
वो तो चिकित्साएं नहीं करना चाहते। घटना घटी तो क्यों घटी है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका सलूशन क्या है। नहीं, लोग करते हैं तो हम भी करते हैं। इसे कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास क्यों आता है? क्योंकि उस बारे में हम जानते नहीं है, उस बारे में हमारे पास में ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, इसलिए हमारे अज्ञानता के कारण हमें अंधविश्वास आया है। इसीलिए तो स्कूल में आने वाले कई सारे बच्चों के पैरों में, हाथों में काले गंडे बांधे हुए रहते हैं, काले धागे बांधे हुए रहते हैं। हम टीचर है भाई, स्कूल में हमारे तरफ कई सारे बच्चे आते हैं। जब हम पूछते हैं कि तुम्हारे पाँव में, ये हाथों पे ये काला धागा क्यों बंधा है, तो उन्हें घर से ही शिक्षा मिलती है कि भाई तुम स्कूल में जाते हो, रास्ते में कई सारे लोग मिलते हैं, किसी की नजर ना लग जाए इसीलिए ये धागा बांधा जाता है। तो ये अंधविश्वास जो है हमें घर से ही मिलता है। स्कूल में आने के बाद में भी टीचर जो है, कई सारे टीचर तो ये अंधविश्वास ही होते हैं, वो भी इसको बढ़ावा देते हैं। हाँ भाई ये सही बात है, नजर लगती है, तबीयत खराब होती है तो फिर मांत्रिक के पास जाओ, मांत्रिक के पास जाने के बाद में ही सही इलाज होता है। इस प्रकार का अंधविश्वास जो है, इससे क्या व्यक्तित्व का विकास होगा? शिक्षा तो है हमारे देश के अंदर, क्या होगा? नहीं हो सकता। इसलिए अंधविश्वास को भगाना शिक्षा के माध्यम से ये हमारी जिम्मेदारी है। अज्ञान जहां नहीं है वहां अंधविश्वास नहीं होता। और ये आता क्यों है? हमारे आलस्य के कारण आता है। आलस्य भरा है ना, कई ज्ञान वाली बातें हो रही है तो वहां पे नहीं बैठते हमारे लोग। मनोरंजन जहां होता है वहां पे जाके बैठ जाएंगे, कई घंटे वहां पे व्यतीत कर देंगे, गाने वाली बातें नहीं पसंद नहीं आती। इसीलिए इन सबको भगाना है तो शिक्षा एक ही हमारा माध्यम है। ये शिक्षा से ही अज्ञानता दूर हो सकती है। दूसरा ये कि अत्तदीप भव, बुद्ध ने कहा है अत्तदीप भव। मतलब क्या? हम सब जानते हैं किसी भी बात की शुरुआत अपने से ही होनी चाहिए। दूसरों को बदलते समय अगर हम में बदलाव नहीं है तो दूसरा नहीं बदल पाएगा। हम ही सूरज को देख के अगर वो किसी बर्तन में लेके पानी ऐसे डाल देते हैं और उसको नमन करते हैं तो समाज के अंदर भी वही भावना चली जाती है। हम यहां बैठे सब जो है ये समझदार है, समझते हैं इन बातों को। अब मैं थोड़ा संगठन के बारे में भी आता हूं। साथियों, ये करो वो करो ऐसे से होगा नहीं। यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं हमें खुद पे चेंज करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही चाहूँगा आप लोगों से कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारा रहने का ढंग, हमारा बात करने का ढंग, हमारा ज्ञान, ये सब बातें जो है आगे वाले लोगों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि समाज के अंदर हम मेंबरशिप के लिए जाते हैं, मेंबरशिप नहीं होती। ऐसा नहीं है, मेंबरशिप होती है। हालांकि हम जब जाते हैं तो हम आगे वाले लोगों को समझा नहीं पाते, इसलिए होता है। अब हमें तो बहुत सारा एक प्रोजेक्ट पार करना है। इस प्रोजेक्ट को पार करने के लिए हमें अंदरूनी अपने आप को थोड़ा सक्षम बनाना होगा। यही मेरा आपसे एक संदेश है। बाकी सब बातें तो मान्यवर अध्यक्ष जी कहेंगे। बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं आपके सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। संक्षेप में इतना ही कहूँगा साथियों, बामसेप से जुड़िए। बामसेप एक विचारशील संगठन है, उसको मजबूत करने के लिए आपकी ज़रूरत है। यहाँ से जब जाओगे तो ज़रूर चाय पीने के बहाने तो भी एक दूसरे से मिलते रहना, भाईचारा बनाए रखना और बामसेप को बढ़ाने में अपना योगदान देना। मुझे लगता है कि ये करने से अगला अधिवेशन आने तक के काफ़ी मजल हम पार कर चुके होंगे। और बेटी के हाथ मजबूत करिएगा, स्कूल चलाने में अपना सहयोग दीजिएगा। और सभी साथी आज जो बैठे हैं वो 1 जनवरी से हम इस काम में पूरे ताकत के साथ में लगेंगे।
मैं आपकी तरफ से एक कमिटमेंट देता हूँ, मैं भी खुद आपके साथ में रहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आयोजक ने बोलने का एक मौका दिया है, लेकिन ये उधार रहेगा सर? हाँ।